नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित है, यानी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ये 30 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। आज आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हो, आपको पसंद आए तो लाइक करना है और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का पेपर का स्तर कैसा है, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि इस प्रकार के पेपर बताने में बहुत मेहनत लगती है। तो साथियों, शुरू करते हैं। यदि आपके आज 25 या 25 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं, इसका मतलब आपकी साइकोलॉजी में तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए साथियों, टेस्ट को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बाल्यावस्था में बालक की लंबाई में कितनी इंच की वृद्धि होती है? 5 से 7 इंच, 8 से 10 इंच, 2 से 3 इंच या 10 से 12 इंच। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो टॉपिकों के अंदर से उठाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक की लंबाई में कितने इंच की वृद्धि होती है? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा 2 से 3 इंच की मात्र जो है बाल्यावस्था में बालक की लंबाई में वृद्धि होती है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई पूछी गई है। वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास, ध्वनिम या रूपग्राम। तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रूपग्राम, या इसे हम रूपिम भी कह सकते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ध्वनिम होगी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अर्थपूर्ण इकाई। यदि आपको अर्थपूर्ण इकाई का पूछे तो आपको रूपिम या रूपग्राम करना है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन से जीन पियाजे के नैतिक विकास की प्रायत नैतिकता की अवस्था की विशेषता नहीं है? प्रायत नैतिकता की अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? 4 विकल्प। नैतिक वास्तविकता की अवस्था, बड़ों को नियम के स्रोत के रूप में देखना, कार्य का इरादा महत्वपूर्ण है परिणाम नहीं, कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण है इरादा नहीं। परायत नैतिकता की अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। 4 विकल्प आपके सामने। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कार्य का इरादा महत्वपूर्ण है परिणाम नहीं। ये जो विशेषता है ये स्वायत्त नैतिकता की विशेषता है। किसकी विशेषता है? स्वायत्त नैतिकता की विशेषता है। बाकी सभी प्रायत नैतिकता की विशेषताएं हैं। तो सी यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ब्रूनर, गिलफोर्ड, मैकडूगल या वाटसन। तो साथियों, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए, 5वां क्वेश्चन जो है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? पहला है, एक बच्चा एक खाली स्लेट, ये स्लेट मानना इसको, खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में डाला जा सकता है। दूसरा है, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार से परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तीसरा है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेश के प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वे प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होते हैं। और चौथा है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से घुलते हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। प्रकृति पालन पोषण विवाद के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त रहेगा? तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से घुलते हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के चरणों का अनुसरण करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे जो है किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। अब नीचे 4 कूट दिए गए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा आपको ये बताना है प्रश्न नंबर 6 का। तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा ए और बी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा, यानी आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिकता और विनिमय। ये जो 2
हैं, इनका अनुसरण प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे करते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, एक बालक द्वारा तर्क वितर्क करना, कल्पना करना, विश्लेषण करना आदि कौन से अधिगम के अनुक्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? क्रियात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक या उपयुक्त सभी। तो साथियों तर्क वितर्क करना, कल्पना करना, विश्लेषण करना ये सारे के सारे ज्ञानात्मक के अंतर्गत आएंगे। तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कुर्ट लेविन, ये कोर्ट नहीं है, ये कुर्ट लेविन है। कुर्ट लेविन ने अपने तल रूप सिद्धांत में किसका उल्लेख नहीं किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। जीवन दायरा, वेक्टर्स एवं कर्षण शक्ति, शेपिंग या टोपोलॉजी। तो साथियों कुर्ट लेविन ने अपने तल रूप सिद्धांत में किसका उल्लेख नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका शेपिंग। शेपिंग जो है ये आपके किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। बाकी जीवन दायरा जो है इन्होंने बताया, वेक्टर से एवं कर्षण शक्तियों के बारे में बताया और टोपोलॉजी के बारे में बताया। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। भाषा का संप्रेषण नहीं कर पाना अफेजिया, झूठ बोलने की आदत मिथोमेनिया, चिंता के कारण दौरे पड़ना डिस्थीमिया या कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण प्रोजेरिया। साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा ये बताना है। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, चिंता के कारण दौरे पड़ना। इसको हिस्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? हिस्टीरिया कहा जाता है, डिस्थीमिया नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? 4 विकल्प है, 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। मैं अपना गृह कार्य पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। या चौथा है, गृह कार्य करने से अपने अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ। बाह्य अभिप्रेरणा का पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए अंक देते हैं। ये कौन सी अभिप्रेरणा है? बाह्य अभिप्रेरणा। कौन सी है साथियों? बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण या पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो स्कैफोल्डिंग आप सभी को याद होना चाहिए। स्कैफोल्डिंग जो है सीखने में वयस्कों द्वारा लिया गया अस्थायी सहयोग होता है साथियों। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असत्य है? चिंतन में तर्क की प्रधानता होती है जबकि कल्पना में नहीं। दूसरा है, चिंतन में समस्या समाधान प्रयत्न और भूल की क्रिया से होता है जबकि कल्पना में प्रयत्न और भूल का अभाव। तीसरा है, चिंतन और कल्पना दोनों का वास्तविकता से संबंध होता है। चौथा है, चिंतन की प्रक्रिया लक्ष्य निर्धारित होती है जबकि कल्पना की प्रक्रिया लक्ष्य निर्धारित नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। कौन सा असत्य ये बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, चिंतन और कल्पना दोनों का वास्तविकता से संबंध नहीं होता है। देखिए चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, ठीक है, लेकिन कल्पना का जो संबंध है वो वास्तविकता से हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 में, निम्न में से कौन सा असत्य है? मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती है, मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान होती है, या मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो साथियों असत्य आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं पाई जाती। यहाँ लिखा हुआ समान होती है, तो तीसरा ऑप्शन असत्य हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, लेवल कैसा है आपको ये कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताना है आज साथियों, ताकि हम इसी प्रकार के पेपर आपके लिए तैयार करें। थ्रस्टन की अभिवर्ती मापनी कहलाती है सम अंतराल मापनी, संकलित मापनी, सामाजिक दूरी मापनी या संचयी मापनी। ये मापनी है, ध्यान रखें। बताइए, थ्रस्टन की अभिरुचि मापनी जो है साथियों वह कहलाती है आपकी सम अंतराल मापनी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर बनेगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, गांधी जी का शांति व अहिंसा में विश्वास, हिटलर की आक्रामकता और कर्ण की दानशीलता आलपोर्ट के अनुसार कौन सी प्रवृत्ति है। आलपोर्ट ने 3 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई, आपको पता है, इनमें से कौन सी है। गांधी जी का जो शांति और अहिंसा में विश्वास है, या हिटलर की आक्रामकता है, या कर्ण की दानशीलता, आलपोर्ट के अनुसार कौन सी प्रवृत्ति है। केंद्रीय प्रवृत्ति, गौण प्रवृत्ति, कार्डिनल प्रवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये सारे के सारे उदाहरण कार्डिनल प्रवृत्ति के हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि नहीं है। आत्मनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है। प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, या समाज मिति विधि। तो साथियों आत्मनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है, तो समाज मिति विधि जो है वो आत्मनिष्ठ विधियों की श्रेणी में नहीं आती है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। बुद्धि लब्धि के सूत्र का निर्माण 1912 में सबसे पहले किसने किया। बिने, टर्मन, स्टर्न, या केटल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि के सूत्र का निर्माण 1912 में सबसे पहले किसने किया था साथियों, स्टर्न ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। 2 नाम है, एक तो स्टर्न एंड कुलेमान, ठीक है, याद रखना आपको। सबसे पहले इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया कब, 1912 में, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, या अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 19, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। 4 विकल्प। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्ष से अलग करना, दूसरा है उन्हें सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, तीसरा है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, या तनाव को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अगला है संरचनात्मकता की पहचान करने के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है। पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण, या सूझ। दूसरा है विस्तार, समानता, सूझ, या निरंतरता। तीसरा है मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण, या विस्तार। चौथा है निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता, या विस्तार। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा गिलफोर्ड के अनुसार चौथा ऑप्शन, निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। दांत के सड़ जाने पर डॉक्टर के इंजेक्शन से बचना और दांत के सड़ जाने का डर, दोनों में से एक का चयन करना किस प्रकार का संघर्ष है। उपागम उपागम संघर्ष, उपागम परिहार संघर्ष, परिहार उपागम संघर्ष, या परिहार परिहार संघर्ष। दांत के सड़ जाने पर डॉक्टर के इंजेक्शन से भी बचना है और दांत के सड़ जाने का डर भी सता रहा है, दोनों में से एक का चयन करना है, तो कौन सा संघर्ष रहेगा साथियों, परिहार परिहार संघर्ष। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 22 की ओर। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। एक है ज्ञानात्मक पक्ष, एक है आपका भावात्मक पक्ष, और एक है क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर कौन सा है। कार्यवाही, नियंत्रण, आदत निर्माण, या समायोजन, ये सारे के सारे क्रियात्मक पक्ष के हैं, लेकिन आपको उच्चतम स्तर बताना है, तो राइट आंसर रहेगा आदत निर्माण। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, दूसरा है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, तीसरा है केवल एक सही है, या 1 व 2 दोनों सही है। तो राइट आंसर रहेगा 1 व 2 दोनों सही है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्य में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो साथियों 24वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1,
छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। सीखने डॉट 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 आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का आकलन आएगा, यहाँ पर अंतर आएगा, का आकलन आएगा, विभिन्नता आएगा, के लिए आएगा, संबंध आएगा, या के लिए अंतर आएगा। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा के लिए और संबंध। देखिए सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंध को दृढ़ीकरण करता है। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन होता है। समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, या आकलन को सीमित कर देता है। तो देखिए केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन जो है आकलन को सीमित करता है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 26 में। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प है। राइट आंसर बिल्कुल आप सभी को आ रहा है, इसका मुझे पता है। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, विद्यालय तथा कक्षा कक्ष की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, आरटी की किस धारा में कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर के दायरे में और कक्षा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए? सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनाए साथियों आज। तो कौन सी धारा रहेगी साथियों? बिल्कुल धारा 6 रहेगी। धारा 6 में प्रावधान है कि कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक जो है 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए, और कक्षा जो है 6 से 8 तक 2 किलोमीटर के अंदर अंदर विद्यालय होना चाहिए। धारा 6 में बताया गया है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 29 है, मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, या केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए? तो मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, हरलोक ने शेषावस्था को खतरनाक या अपीली काल क्यों कहा है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शेषावस्था को हरलोक ने क्या कहा है? खतरनाक या अपीली काल। क्यों? इसमें क्योंकि इसमें बच्चा गैर सामाजिक होता है, क्योंकि इसमें बच्चा खतरनाक खेल खेलता है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने कार्यों की स्वीकृति के लिए अपील करता है, या क्योंकि इसमें अधिकांश बच्चों की मृत्यु हो जाती है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। जो शेष अवस्था में है काफ़ी बच्चों की, अधिकांश बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए हरलोक ने इसे खतरनाक या अपीली काल कहा है। तो साथियों ये थे आज के कुल साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, और 30 में से आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने लोगों को शेयर करेंगे हम इसी प्रकार के, इसी पैटर्न पर आधारित आपके लिए पेपर रोजाना तैयार करेंगे। तो शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है आज का लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।